टैरिफ। ट्रंप से जब पूछा गया कि रूस से तेल तो चीन भी खरीद रहा है, तो निशाने पर भारत क्यों? ट्रंप ने कहा, So let's see what happens over the next. Sanctions. You're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. ट्रंप के टैरिफ पर भारत ने कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। करेंगे विश्लेषण की अमेरिका भारत टैरिफ वॉर कहां तक जाएगी। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो, तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। आयोग ने कहा लिखित में दर्ज कराएं शिकायत। लेकिन पहले देश दुनिया की खबरें सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर उनकी जल्द मुलाकात होने की पूरी संभावना है। बुधवार को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को उपयोगी और रचनात्मक बताया गया है। यूक्रेन में संघर्ष विराम पर सहमति के लिए रूस को अमेरिका की ओर से दी गई समय सीमा कल यानी शुक्रवार को समाप्त हो रही है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि समझौता नहीं होता है तो रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसराइल का सुरक्षा मंत्रिमंडल आज बैठक कर ये निर्णय लेगा कि गजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण का आदेश दिया जाए या नहीं। पूरे कंट्रोल के कदम को लेकर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। बैठक स्थानीय समय अनुसार 6 बजे होने वाली है। जापान में जापानी नागरिकों की आबादी रिकॉर्ड दर से घट रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जापान की कुल आबादी में जापानी नागरिकों की संख्या में 9 लाख से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट लगभग 2 दशकों से दर्ज की जा रही है। जापान में कई वर्षों से जन्म दर काफी कम है, वहीं बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की तिथि 21 अगस्त होगी। Date for filing of nomination for the election of the Vice President of India will be. वो कह रहे हैं मतदान 9 सितंबर को होगा, वोट काउंट भी उसी दिन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल के नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एनडीए ने प्रधानमंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को उम्मीदवार के चयन सहित सभी प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दे दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय एनडीए के सभी दलों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। और उत्तरकाशी में बादल फटने के कारण राहत और बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अभी तक यानी आज दोपहर 3 बजे तक 274 लोगों को बचाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है, बिजली की लाइनें ध्वस्त हो गई हैं, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया। 190 लोगों को उसी दिन बचा लिया गया था। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बीबीसी हिंदी को बताया कि हमारे बचाव टीमों का प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कुल कितने लोगों की मौत हुई है, इस सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि अभी हमारा फोकस बचाव अभियान पर है। जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना हमारा फोकस है। लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक धराली में बादल फटने की घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वागत है आपका दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। आज एक बार फिर से हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं भारत और ट्रंप का उस पर लगातार बढ़ता ट्रैफिक। कल जब हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी उसी वक्त एक ब्रेकिंग खबर आई कि ट्रंप ने भारत पर लगने वाला टैरिफ प्रतिशत बढ़ाकर 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। लेकिन इसके संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे। अब जरा ट्रंप की घोषणाओं पर सिलसिलेवार तरीके से नज़र दौड़ाते हैं। सुमिरन, 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी और ये जो टैरिफ है वो आज से लागू हो गया। लेकिन इसके साथ ही चेतावनी दी थी कि चूंकि भारत रूस से लगातार भारी तादाद में तेल खरीदता है इसलिए वो भारत पर पेनल्टी लगाएंगे।
जी, ट्रंप का आरोप है कि भारत के तेल खरीदने से रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। ट्रंप की इस धमकी पर भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित और तर्कहीन बताया है। भारत ने अपने जवाब में कहा है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस से व्यापार करते हैं। जब ट्रंप से इस बारे में सवाल पूछा गया तो ट्रंप का जवाब था कि मुझे इस बारे में नहीं पता और इसके बारे में वो पता लगाएंगे। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens over the next. Yeah. तो ये वो सवाल था जो बीबीसी के करेस्पॉन्डेंट एंथनी जर्चर ने पूछा था कि चीन समेत कई देश रूस से तेल खरीद रहे हैं तो भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तो ट्रंप का कहना था कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे क्या होता है, आगे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कई और प्रतिबंध भी देखने को मिल सकते हैं। और इससे पहले जब मैं कह रहा था कि जब ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि अमेरिका भी तो खुद रूस के साथ व्यापार करता है, तो उनका कहना था I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. ट्रंप के कल 50% टैरिफ के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हम इन मुद्दों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, जिनमें ये तथ्य शामिल है कि हमारा आयात बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और इसका मकसद भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। भारत ने अमेरिकी फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आगे कहा कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि वही काम कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। हम एक बार फिर दोहराते हैं कि ये कार्रवाई अनुचित है, अकारण है और तर्कहीन है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भारत के अलावा चीन भी रूस का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और चीन भी तेल चीन रूस के साथ तेल खरीदता है। विदेश मंत्रालय का हमने बयान सुन लिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर ट्रंप या उनके टैरिफ का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसानों के हितों को सबसे आगे रखते हैं। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो ट्रंप के अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये तो अन्याय है। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक। तो शशि थरूर कह रहे हैं कि यह न्याय है और सब लोग इस बात को लेकर सहमत हैं, हमें भी टैरिफ लगाना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि भारत से ज़्यादा तेल तो चीन रूस से खरीदता है, लेकिन निशाने पर भारत ही क्यों है? विश्लेषण के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा से। देखिए, इसमें 2-3 एंगल से इस बात को समझा जा सकता है। एक तो ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी कि वो किस तरीके से, किस कंट्री से किस तरीके का व्यवहार रखते हैं या किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब जब से ये टैरिफ वॉर की बात शुरू हुई है या टैरिफ लगाने की बात शुरू हुई है, आप देखिए 4-5 महीनों में उन्होंने पूरे विश्व को काफी झटके दिए हैं। कभी ईयू के साथ हो जाता है, कभी चाइना से है, कभी रोल बैक करते हैं, कभी उनको बढ़ा देते हैं। अब लेटेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, 50% तक की बात आई है।
जिसमें उन्होंने एक ये शर्त रखी है कि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, इसलिए आप पे एक किस्म से ये पेनल्टी लगाई जा रही है। अब इसको मोहन जी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप इसे एक बड़े ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे देखने की कोशिश कीजिए और साथ में ये भी देखते हैं कि किस तरीके के समीकरण उभर कर आ रहे हैं। उसमें टैरिफ तो एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, कुछ वर्षों से एक नैरेटिव सा है कि भाई चाइना जो है वो यूएस को पावर को वो कर सकता है काउंटर। अब यूएस अगर चाइना को अपना राइवल देखता है या अपना कॉम्पिटिटर देखता है, तो लंबे समय से पिछले 2 दशकों से इस तरीके से चल रहा था कि भारत के साथ यूएस के जो संबंध थे उनको इस तरीके से देखा जा रहा था कि भारत को एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स देखा जा रहा था चाइना के अगेंस्ट, कि भारत इस रीजन में सशक्त रहेगा तो चाइना उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। पर अब बात यहाँ ये आ गई कि कुछ समय तक ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे चल रहा था, अब इसमें इकोनॉमिक एंगल भी घुसा दिया गया है। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि डिस्पाइट बीइंग अ राइवल और अ कॉम्पिटिटर, 600-700 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड है चाइना और यूएस के बीच में हो रहा है। हालांकि हमारी भी चाइना से बॉर्डर इश्यूज हैं, हमारी भी हुए, पर हमारा भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो इसको रिवर्स में देखें तो चाइना ने कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अपने ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट बना लिया है कि आपके साथ समस्या भी है तो भी आप अभी उसे एकदम से डिटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को उस मुकाम तक पहुंचना होगा कि हम अपनी ही मार्केट को केटर कर सकें जो अभी हम चाइना से खरीद रहे हैं। तो यही इक्वेशन कहीं ना कहीं यूएस के साथ भी आती है। आप ये कहना चाहती हैं कि चूंकि चीन के साथ अमेरिका का व्यापार बहुत ज्यादा है और अमेरिका एक हद तक चीन पर निर्भर है, इसकी वजह से एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि कहीं अगर आप चाइना को ज्यादा एंटेगनाइज कर देते हैं तो चाइना की जो बढ़ती क्लोजनेस है, जो वो एक एकजुटता होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक दोबारा से वो कोल्ड वॉर राइवलरी को और ना मजबूत बना दे। रशिया देखिए बेबाक इतने साल से 3 से ऊपर 4 साल होने को आए हैं, एक वॉर में है। वॉर में क्लियरली है जो वो यूरोप के साथ है या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कह दीजिए। कुछ हद तक ट्रंप ने नेटो को भी दरकिनार कर दिया है, जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला था यूरोप के साथ जो गठबंधन था। अब कहीं अगर चाइना और रशिया दोबारा से एक सशक्त ग्रुप हो जाता है तो ये फिर से यूएस की जो हेजेमनी के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। तो पॉलिटिक्स को खेलते खेलते कहीं ना कहीं उसमें इकोनॉमी को और टैरिफ को एज अ वेपन यूज किया जा रहा है कि अगर इस तरीके से बात नहीं बन रही तो आप इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग कीजिए। लेकिन भारत तो अमेरिका का दोस्त रहा है और इस समय रणनीतिक सहयोगी भी है। उसके बावजूद अगर ये इक्वेशन है तो भारत और अमेरिका के संबंध कमजोर होंगे और अभी मोदी जो है वो चीन भी जाने वाले हैं। हाँ जी, देखिए बहुत से विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत के साथ जो ट्रंप ने किया है उससे जो हमारे 2 दशकों से संबंध अच्छे चलते आ रहे थे और अच्छी दिशा में बढ़ रहे थे, वो जरूर कहीं ना कहीं उनको झटका लगा है या कहीं आश्चर्य में डाला है। पर बात ये आती है कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, आप अगर ग्लोबल वेट देखिए एज अ पावर का, तो चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल हैवी वेट है एज कंपेयर टू द पावर ऑफ इंडिया, बोथ इकोनॉमिकली, मिलिटरीली एंड अदरवाइज ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं इंडिया को इस पूरे के पूरे समीकरण में, इस पूरे के पूरे आप समझ लीजिए ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो ना हो जाए इसलिए इसको थोड़ा कम किया जाए, ये ना हो जाए इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया जाए, उनका आपस में समीकरण ना अच्छा बन जाए इसलिए इंडिया को थोड़ा आर्म ट्विस्ट किया जाए, तो रशिया को किस तरीके से कमतर किया जाए। एक बहुत बड़ी चाल और बिसात से बिछी हुई है जिसमें इंडिया को इस वक्त एटलीस्ट मैं कहूंगी कि एक मोहरे की तरह मूव करा जा रहा है ट्रंप के द्वारा। तो आने वाले वक्त में, जैसा कि आप खुद कह रही हैं कि निर्णय बदलते रहते हैं, आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि भारत और यूएस का ये जो ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर चल रही है कहाँ टिकेगी? इसके बारे में तो निश्चितता से कहना तो कुछ मुश्किल है कि ट्रेड वॉर कहाँ टिकेगी, पर यह बात जरूर है कि अगर हम पास्ट में देखें तो ट्रंप ने बहुत सी बातें ऐसी कही, उनको अपना रोल बैक किया। जैसे आप टिकटॉक पे बैन ले लीजिए, उसको वापस किया। चाइना पे टैरिफ्स की कही, उनको मच लोअर लेवल पे लाके 125% तक पहुंचे हुए थे, उसके बाद वापस आए, बिल्कुल वापस आए। जो अनसर्टेनिटी ट्रंप के बिहेवियर से आती है या किस तरीके से वो रातों रात डिसीजन बदल देते हैं या पॉजिटिव में या नेगेटिव में, हो सकता है कि अगले 2 हफ्तों में जब हम नेगोशिएशंस ज्यादा हो रही हैं या हम भी अपनी तरफ से जो हमारे एडवांटेज पॉइंट्स हैं उनको सामने रखते हैं, तो हो सकता है ये रोल बैक भी हो सकता है।
पर फिलहाल के लिए इसने जरूर भारत के लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि हम वी आर स्टेयरिंग एट अ डार्क फ्यूचर इन इंडो यूएस रिलेशनशिप। ये प्रेशर टैक्टिक्स कितनी बड़ी है? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जो बड़ी ताकतें होती हैं उनमें पावर होती है आपको इकोनॉमिक मसल ट्विस्टिंग करने की या प्रेशर टैक्टिक्स की, बट यहाँ पे इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया भी कोई छोटा प्लेयर नहीं है। इंडिया की जो अपनी आर्थिक मजबूती है या ग्लोबल स्टेज पे एक स्टेचर है, एक छवि है, उसके रहते हम काउ डाउन या बो डाउन होने वाली सिचुएशन इंडिया की नहीं है। इसको वेट एंड वॉच, आप थोड़ा सब्र करके भले ही आपके नेगोशिएशंस एक हफ्ता 10 दिन और आगे बढ़ जाएं, बट इसमें अगर हम प्रेशर के अंडर काउ डाउन करते हैं तो इसका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी और इंटरनेशनल जो मैसेज है वो दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इंडिया को एक स्थिरता और एक मजबूत पक्ष सामने रखना पड़ेगा और ये भी जाहिर करना पड़ेगा कि भारत से व्यापार और समझौतों में यूएस का भी कितना फायदा है। तो सिर्फ ट्रेड अंत नहीं है आपका, ये ट्रेड में वॉर जीतना गोल नहीं है। एक जियोपॉलिटिकल मजबूती और स्थिरता बनानी है जो आई थिंक ट्रम्प समझेंगे और इंडिया के साथ जो भी निर्णय लिए हैं उनको रोल बैक करेंगे। तो ये थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा, जो कि विश्लेषण कर रही थी। तो ट्रंप का जो टैरिफ 25% है वो तो आज से लागू हो गया। क्या कुछ हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, बीबीसी की बिजनेस संवाददाता अर्चना शुक्ला से समझते हैं। भारतीय बिजनेस और स्टॉक मार्केट दोनों ही एक मुश्किल से दौर में फंसे हुए हैं। हालांकि आज स्टॉक मार्केट का म्यूटेड सेशन था, बट पिछले एक महीने से काफ़ी प्रेशर बना हुआ है और ये प्रेशर पैनिक में बहुत जल्द बदल जाएगा अगर ये एडिशनल 25% टैरिफ इंडिया पर लागू होते हैं। निवेशक इसे बहुत ही करीबी से देख रहे हैं और बहुत से बड़े निवेशकों ने ऑलरेडी ये इंडिकेट कर दिया है कि वो अभी फ्रेश कैपिटल नहीं लगाएंगे जब तक भारत और यूएस के बीच की ट्रेड डील पर कोई नतीजा नहीं हो जाता है। 50% टैरिफ अगर लगता है भारत पर तो भारत सबसे ज्यादा टैक्स किया जाने वाला देश हो जाएगा। अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए बांग्लादेश, वियतनाम, यहाँ तक कि इवन चाइना पर भी जो टैक्स है अभी वो भारत के मुकाबले कम है और इसका सीधा असर भारत के बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर पड़ेगा, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, ऑटो कंपोनेंट्स। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेशन भी होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 50% टैरिफ अगर लगेंगे तो भारत से अमेरिका जाने वाले एक्सपोर्ट में से कम 50% की गिरावट आ सकती है। और चूंकि भारत से जो एक्सपोर्ट यूएस जाता है वो भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का 18% है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी हालांकि स्ट्रॉन्ग है, कुछ हद तक वो इसका इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी, पर फिर भी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर 50% टैरिफ लगते हैं तो भारत की विकास दर में कम से कम 1% की कमी आ सकती है। जहां तक कि भारत का सवाल है वो अभी अपना उसने रुख काफ़ी कड़ा किया हुआ है। नई दिल्ली ने इस एडिशनल टैरिफ को अनुचित बताया है और कहा है कि भारत पर निशाना साधा जा रहा है ऐसे समय में जब यूरोपियन यूनियन हो चाहे इवन अमेरिका हो, वो दोनों रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और रशिया से जो तेल भारत खरीदता है वो भारत की खुद की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर बातचीत इसके आगे किस दिशा में जाती है और किस तरह की नेगोशिएशन होती है, इस पर निर्भर करेगा कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते किस तरह रहते हैं। तो टैरिफ्स के असर पर बात कर रही थी बीबीसी की बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अर्चना शुक्ला। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझें फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और भी कुछ राज्यों के बारे में बात की।
सुमिरन, उन्होंने जो दावे किए उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि किस तरह 5 तरीकों से वोट की चोरी हुई: डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेस, एक पते पर कई वोटर्स, अवैध फोटो, फॉर्म 6 से फर्जीवाड़ा, और इन सब के कुछ उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात रखी। जी, राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में 5 सालों की तुलना में सिर्फ 5 महीनों के अंदर वोटर्स की जो गिनती है वो बढ़ गई। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में मतदाताओं की संख्या पूरी आबादी से भी ज़्यादा रही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन, जिसे लोकसभा में अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, कुछ महीनों बाद विधानसभा में हम चुनाव हार गए, जो कि बेहद संदिग्ध था। महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि उन्होंने पाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर्स जुड़ गए, और इस मुद्दे को हम जब चुनाव आयोग के पास लेके गए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उन्हें वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने मशीन रीडेबल फॉर्मेट में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मुहैया कराने की अपील की थी, लेकिन आयोग ने याचिका खारिज कर दी। बेंगलुरु में एक लोकसभा सीट के वोटर लिस्ट का हवाला देते हुए कर्नाटक में भी वोटर लिस्ट में उन्होंने गड़बड़ी के आरोप लगाए और हरियाणा में हार के लिए वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन, और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान 1 दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए। महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी और उनकी टीम के दावे फर्जी हैं और भारत चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव के नतीजे उनके अनुकूल नहीं लगते तो वो संस्थाओं पर हमला करते हैं। उन्हें संसद को भटकाना नहीं चाहिए। वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा। कई राज्यों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाने के कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग ने उनसे अपने दावों के पक्ष में प्रमाण पेश करने के लिए कहा है। कर्नाटक मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राहुल गांधी से कल यानी कि 8 अगस्त के दिन के अंत तक मतदाता सूची में हेराफेरी के दावों के प्रमाण और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि आप जो है साक्ष्य लिखित हस्ताक्षर समेत आप हमारे सामने लाइए। तो यहाँ पर हम पॉडकास्ट में शामिल कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी को। संजीव जी, ये जो चुनाव आयोग एक बार फिर से राहुल गांधी के निशाने पर और हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहता है, ये कई दिनों से राहुल गांधी कह रहे थे कि उनके पास एक बम है, फोड़ेंगे उसको, और वो चुनाव आयोग का ही बम था जिसको कि उन्होंने फोड़ा। आपको क्या लगता है कि ये मतलब कितना सीरियस मैटर है? बहुत मुश्किल है मोहनलाल, क्योंकि ये देखिए, कुछ बातें तो राहुल गांधी की बिल्कुल सही हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स की संख्या में इजाफा कैसे हुआ। उसके जवाब में यूजुअली चुनाव आयोग ने एक बात कही है कि देखिए, जब वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा होता है, जैसे कि फिलहाल बिहार में हो रहा है या जैसे कि दिल्ली में हुआ था, तो जैसे केजरीवाल की पार्टी बहुत सजग थी। बिहार में ऑलरेडी लोग कह रहे हैं साहब इतने 65 लाख वोटर कट गए, तो वोटर्स लिस्ट पे अब लोग बहुत गिद्ध जैसी नजर बनाए हुए हैं। तो कुछ हद तक महाराष्ट्र में जो हुआ, उस समय इनकी विपक्ष की, इंडिया अलायंस की लापरवाही भी रही। वो सोच ही नहीं सकते थे कि इस लेवल पे, अगर उनके आरोप सही हैं कि गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान रखने की बात है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हुए। चुनाव आयोग का कहना है कि सारी चीजें सामने रखी गई थी। आपके प्रतिनिधियों ने, आपके BLOs ने, आपके इलेक्शन एजेंट्स ने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया?
ये जो इस समय बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का जो मामला चल रहा है और जो वोटर लिस्ट है, उस पर एक तरफ काम चल रहा है, चुनाव आयोग काम कर रहा है, उस पर भी बड़ा बवाल मच रहा है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ कर देखें तो क्या कहेंगे? देखो मोहनलाल जी, बात बड़ी स्पष्ट है। देश की एजेंसी काफी हद तक ये इम्प्रेशन देने में नाकाम रही हैं कि वो बिल्कुल स्वाधीन है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। उनके जो एक्शन हैं और खासकर जो उनके रिएक्शन होते हैं जब ऑपोजिशन पार्टीज कोई प्रश्न उठाती हैं, तो वो इस तरह के होते हैं कि जैसे कि शत्रुता का भाव हो कि भाई आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमने बुलाया तो था आपको। तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस जो भी बॉडी है उसका ये बॉडी लैंग्वेज या उसकी ये एटीट्यूड नहीं होती। तो सबसे पहले तो वो एटीट्यूड ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि आप हर चीज में इतनी नजाकत क्यों या इतनी इस तरह की बात क्यों करते हैं कि अरे साहब ये क्यों पूछ लिया। अरे भाई क्यों नहीं पूछेंगे, आप देश की संस्था हो, हम देश की विपक्षी दल है, हम सवाल उठा सकते हैं। तो ऑपोजिशन को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मेरी आज की ये पॉडकास्ट की और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, कई ऑपोजिशन लीडर्स इस तरह की बात कहते हैं लगातार कि भाई हमें सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा। क्या तो राहुल गांधी, बड़ी बात है। बहुत संक्षेप में, राहुल गांधी के पास अभी एक हथियार है? राहुल गांधी लेकिन जिस एटम बॉम्ब की 3-4 दिन 5 दिन से बात कर रहे थे, वो ये अगर ये एटम बॉम्ब था तो इसमें क्या नया है भाई, ये बात तो आप इतने दिन से कह रहे हैं। तो राहुल गांधी को भी बहुत सही साक्ष्य के साथ आना चाहिए, ऐसी कंक्लूसिव, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जब तक आप QED जैसे पुराने हम बचपन में थ्योरम सॉल्व करते थे QED की भाई ये सॉल्व प्रूव हो गई, वैसी बात नहीं कहोगे जब तक संशय बना रहेगा, इलेक्शन कमीशन वगैरह कुछ जवाब देते रहेंगे। बट बात ये है, एवरीथिंग इज नॉट अबव बोर्ड। जो वो दाल में काले की बात कर रहे हैं, अगर दाल में काला नहीं भी है तो चुनाव आयोग, सरकार इत्यादि ये लोगों को कन्विंस करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी इस पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए और थोड़ा समझाने के लिए कि आखिरकार चुनाव आयोग को लेकर ये चल क्या रहा है। और अब सुमिरन, आप ही का जरा फिट जिंदगी सुनते हैं। आपने फिल्मों में विलन तो देखा होगा ना, वैसे ही आपके खाने में कभी कभी विलन मौजूद हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो नमक हो, ट्रांस फैट्स हो या फिर सैचुरेटेड फैट्स। आजकल तो यंगस्टर्स में भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो आज फिट जिंदगी में हाइपरटेंशन की बात मैं आपके साथ सुमिरन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कई एडल्ट्स को ये तक पता नहीं होता कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स ही ऐसे होते हैं जो आपको कभी भी हो सकते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कोई खास रीजन है, जैसे कि सिर दर्द हो या फिर टेंशन हो या स्ट्रेस हो। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। अब देखिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ प्रेशर तो जरूरी है ताकि खून के जरिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन आपके हार्ट, ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच सके। हार्ट पंप करता है और प्रेशर पैदा करता है, लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा ही हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं जो नजरअंदाज हो सकते हैं? वो हैं सिर दर्द, ब्लड विजन, सीने में दर्द, साथ ही साथ आपको चक्कर भी आ सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या नहीं ये पता लगाने का एक ही तरीका है, आपको चेकअप कराना होगा। अब इसके रिस्क फैक्टर्स और रीजंस की बात करते हैं तो इसमें है बढ़ती उम्र, जीन्स, हेरिडिटरी, ज्यादा वजन, आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन्स, ज्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग, खाना और लाइफस्टाइल। कुछ दवाइयाँ आपके ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती हैं और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपके खाने में अगर ज्यादा सोडियम वाला नमक है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप पूछोगे क्यों भाई, सोडियम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो भाई, ज्यादा सोडियम लेने पर शरीर इसको डाइल्यूट करने के लिए ज्यादा पानी रिटेन करता है, फिर ब्लड वेसल्स में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और इससे आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर दबाव बढ़ने लगता है। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है खून पंप करने के लिए और यहीं आती है प्रॉब्लम। आपके खाने में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैटी एसिड्स, इन सब का कंजम्पशन भी इसके रिस्क को बढ़ाता है। अब ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में बढ़ रही है और रेकमेंड किया जाता है कि 18 साल की उम्र के बाद रेगुलरली टेस्ट कराया जाए। इसके बारे में और बता रहे हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के डॉक्टर विभुत। ब्लड प्रेशर एक जानलेवा बीमारी है। आजकल की डेट में यंग ऑनसेट हाइपरटेंशन काफी कॉमन हो गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला बच्चा स्ट्रेस, पॉल्यूशन, वेट,
फैमिली हिस्ट्री, कई सारी चीजों से उसको घिरा रहता है। तो मोमेंट वो 18 साल के ऊपर हुआ तो आपको उसका एक जनरल चेकअप जिसमें ब्लड प्रेशर नापना बहुत जरूरी होता है। अगर लगातार कई सालों तक आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो इसका असर आपकी किडनीज पर होगा, दिल पर होगा, दिमाग पर होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फिजिकली एक्टिव रहिए। अपने खाने में चीनी, ज्यादा सोडियम वाला नमक, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैट्स, ये सब कम ही कर दीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल से तो दूर ही रहिए। और हाँ, रेगुलरली टेस्ट करवाते रहिए। जिन केसेस में लाइफस्टाइल चेंजेस ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते तो उन केसेस में दवाई की मदद ली जा सकती है एज पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। हाई बीपी से कैसे बचें? सुमरन, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। और मतलब लोग इससे पीड़ित होते हैं तो इससे बचने का तरीका क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। आज के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। स्टूडियो और लाइव प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अजीत सारथी। विदा लेने का वक्त आ चुका है। मुलाकात होगी कल यानी कि शुक्रवार शाम। मोहनलाल शर्मा और सुमरनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।